शून्य से शिखर तक पहुंचने की मिसाल, गुलामी की जंजीरें तोड़कर मंगल ग्रह से आंखें मिलाने का कमाल, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हासिल करने की ताकत रखने वाले जिस देश का लोहा पूरी दुनिया मानती है वो है भारत। विश्व की सबसे बड़ी और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी बनने का ये 75 साल का सफर पूरा नहीं हो पाता अगर आजादी की क्रांति की गूंज 15 अगस्त 1947 की तारीख तक ना पहुंची होती। आज जो हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं उसके पीछे लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान आज नमन करने का ये पर्व है। हर साल 15 अगस्त के दिन सारे देश की निगाहें लाल किले पर टिकी रहती हैं, क्योंकि लाल किले की प्राचीर स्वतंत्र भारत का सबसे अटल प्रतीक है। नमस्कार, मैं अनुपम खेर आज आपको सुनाऊंगा इस स्वतंत्र भारत की कहानी, द स्टोरी ऑफ फ्री इंडिया, इस देश के 140 करोड़ लोगों के उन नायकों की जुबानी जो जब जब बोलते हैं हम गर्व से देखते हैं और दुनिया गौर से सुनती है। लाल किले से गूंज। आज हम एक आजाद मुल्क हैं। भारत दुनिया के देशों में एक बड़ा देश होगा। हम इतिहास बना रहे हैं। हम भारत की जनता को मजबूत कर पाएंगे। कारो पर्वत से लेकर गिलगित तक इसका विस्तार है। भारत के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने से कोई भी बाधा अब हमें रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय हिंद। दोस्तों, आज हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस के मायने क्या हैं? शायद कुछ लोगों के लिए महज एक छुट्टी, बच्चों के लिए स्कूल की परेड, या फिर ये कह देना कि आज देश आजाद हुआ था, वी गॉट आवर फ्रीडम टुडे। लेकिन जब मैंने इस देश की मिट्टी पे जन्म लिया तब तक भारत ने अपनी आजादी के 8 साल पूरे किए थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि मैंने और आजाद भारत ने अपना बचपन और जवानी साथ साथ जिए हैं। शायद इसीलिए मेरे लिए ये दिन खास है। इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वो आजाद भारत के प्रधानमंत्रियों का गौरवशाली इतिहास संजोने वाली इमारत है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको सुनाऊंगा स्वतंत्र भारत की कहानी इस देश के प्राइम मिनिस्टर्स की स्पीचेस की जुबानी। पीएम के 75 भाषणों के मंथन से कैसे बना आजादी का अमृत महोत्सव। 16 अगस्त 1947 को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया और 8 मिनट के भाषण से देश को संबोधित किया। भाइयों और बहनों, आज एक शुभ और मुबारक दिन है। जो स्वप्न हमने बरसों से देखा था वो कुछ हमारे आंखों के सामने आ गया और ये बात तय हो गई कि हिंदुस्तान के ऊपर कोई गैर हुकूमत अब नहीं रहेगी। आज हम एक आजाद लोग हैं, आजाद मुल्क है। आजादी सिर्फ बंटवारा ही नहीं, बल्कि गरीबी और 40 करोड़ लोगों का पेट भरने का संकट भी साथ लाई थी, क्योंकि बंटवारे में अनाज उगाने वाले इलाके पाकिस्तान को मिले, गेहूं उगाने वाला पंजाब और चावल उगाने वाला ईस्ट पाकिस्तान, यानी आज का बांग्लादेश। करीब 1 दशक तक भूख और अनाज की कमी देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू की स्पीचेस में गूंजती रही। लेकिन इस गंभीर मुद्दे पर नेहरू ने देश की जनता को एक अजीबोगरीब बात बोलकर हैरान कर दिया। अनाज की पैदावार पर जोर देने की बजाय नेहरू ने खपत कंट्रोल करने की कोशिश की। हमारा आपका काम है इस वक्त जो बड़े सवाल हैं, खाने का सवाल है, खाने को पैदा करना, खाने को जाया नहीं करना। जो आदमी उसको जाया करता है, जो आदमी इस वक्त दिखाने की एर फेर में, दावत वगैरह में जाया करता है, वो अपने देश के खिलाफ गुनाह करता है। हर तरफ अनाज के लिए हाहाकार मची हुई थी और ऐसे में नेहरू ने इसका ठीकरा व्यापारियों पर फोड़ दिया।
और दूसरी परेशानी की बात यह है कि हमारे मुल्क में काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अब तक पैसा बनाने की कोशिश करते हैं दूसरे की मुसीबत से, चाहे वो व्यापारी हो या दुकानदार हो या और हो, खुद गर्जी में जमा करते हैं खाने का सामान ताकि ज़्यादा दाम मिले या कभी साल 2 साल बाद उन्हें ज़रूरत हो तो उसको काम में ला सकें। पंचवर्षीय योजनाएं देने वाले नेहरू खुद मानते थे कि सरकारी योजनाएं जमीन पर पहुंचने से पहले या तो दम तोड़ देती थी या फिर पूरा होने में देर लगती, लेकिन अपनी ही ब्यूरोक्रेसी को जवाबदेह नहीं बना पाए। हम बड़े बड़े नक्शे बनाते और प्लान बनाते कि चलो भाई यहाँ सड़कें बनाने में 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए खर्च होंगे, 1 करोड़ रुपए लाओ। हमारे दफ्तरों में बड़े बड़े फाइल बनते ऊंचे, लेकिन वो सड़कें और वो विद्यालय वो नहीं बनते या अरसे बाद बनते। ये तरीका है, गवर्नमेंट जरा हल्के चलती है, मुश्किल तो ये है। नेहरू इसी कमरे में देर रात तक बैठकर चिंतन किया करते थे। उन्होंने देश के लिए मिक्स्ड इकोनॉमी का सोशलिस्ट मॉडल चुना। सरकार खुद इंडस्ट्रियलिस्ट और फाइनेंसर बन गई। प्राइवेट इंडस्ट्री शुरू करने के लिए सरकार से लाइसेंस लेने का कानून बना और शुरू हुआ लाइसेंस राज। इस नीति ने सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का रास्ता जरूर खोला, लेकिन निजी क्षेत्र हाशिए पर चला गया। 38 उद्योग सरकारी कब्जे में आ गए, लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले लोगों का जीवन स्तर गिरता जा रहा था। करीब 1 दशक के बाद भी समस्याएं जस की तस थी और नेहरू के पास इसका कोई समाधान नहीं था। आप लोग आजकल भी कुछ दिक्कतों में हैं, परेशानियों में हैं, महंगाई की कुछ तो लाचारी है। पूरी तौर से काबू की बात नहीं हमारे इस समय, हालांकि काबू में वो आएगी। कुछ इंसान की बनाई हुई, इंसान की खुदगर्जी की बनाई हुई, जो भी कुछ हो उसका सामना करना। बिजनेसमैन को नेहरू शक की नजर से देखते थे। कई ऐसे कानून बनाए गए जिसमें एंटरप्रेन्योर्स का दम घुटने लगा। नेहरू काला बाजारी से निपटने में अपनी सरकार की लाचारी जाहिर करते रहे। उस पार लाल किले से अपने भाषण में नेहरू ने यह कहकर भी चौंका दिया कि देश के लोग मेहनती नहीं हैं। हमारे यहाँ अभी हिंदुस्तान में काफ़ी मेहनत करने की आदत आमतौर से नहीं हुई। हमारा कसूर नहीं, आदतें ऐसी पड़ जाती हैं वाक़यात से, लेकिन बात यह है कि हम उतना काम नहीं करते जितना कि यूरोप वाले या जापान वाले या चीन वाले या रूस वाले कहीं करते हैं। ये न समझिए कि वो कौमें खुशहाल हो गईं कोई जादू से, मेहनत से हुई हैं और अकल से हुई हैं। नेहरू विदेशियों की तारीफ कर रहे थे और पड़ोसी देशों पर भी उनकी विदेश नीति सॉफ्ट रही। उम्मीद थी कि कश्मीर में लगातार खून खराबा कर रहे पाकिस्तान को जरूर ललकारेंगे, लेकिन वो उसे दिल का टुकड़ा कहते रहे। उधर चीन दौरे में उन्होंने पंचशील समझौता किया और बॉर्डर डिस्प्यूट पर बातचीत आगे बढ़ाई। जब वो भारत लौटे तो हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगने लगा, लेकिन समझौते के बावजूद 20 अक्टूबर 1962 को लद्दाख में चीन ने हमला कर दिया। नेहरू ने 2 महीने पहले ही लाल किले से चीन की नीयत पर शक जता दिया था और देश को न घबराने का भरोसा भी दिया था। युद्ध में भारत को चीन से शिकस्त मिली, लेकिन नेहरू ने देश को हार में जीत का मंत्र सुना दिया। हमें तकलीफ हुई, परेशानी हुई, लेकिन उसका भी नतीजा एक अच्छा हुआ। वो ये कि उसने हमें इस गफलत से निकाला और सारे मुल्क में नई हवा छिड़ी और लोग तैयार होने लगे और हर तरफ एक जोश था और एक कुर्बानी की जाती थी। इस जंग में देश के 1,500 सैनिक शहीद हो गए, इतने ही घायल हुए। हैरानी की बात यह है कि नेहरू ने सैनिकों की शहादत का लाल किले से जिक्र तक नहीं किया। नेहरू 17 साल यानी अब तक के सबसे लंबे अरसे तक के पीएम रहे। अपने कार्यकाल में उन्होंने देश को लोकतंत्र के नए मंदिर दिए, लेकिन कैम्ब्रिज में पढ़े नेहरू खुद को एक आउट ऑफ प्लेस पूर्वी और पश्चिमी सोच का विचित्र मिश्रण मानते थे।
शायद इसीलिए भारत को रूसी सोशलिस्ट सोच देने के साथ साथ स्वदेशी अचकन और टोपी पहनकर देश का लोकतंत्र पिरोने वाले पंडित नेहरू के आज जितने चाहने वाले हैं उतने ही आलोचक भी। 27 मई 1964 को देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू का निधन हो गया। नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने देश की कमान संभाली। शास्त्री को भरोसा हो गया कि सेंट्रलाइज स्कीम्स और प्राइस कंट्रोल से दूर जाने की जरूरत थी। उन्होंने कृषि पर ध्यान केंद्रित किया, निजी उद्यम और विदेशी निवेश को बल दिया और देश में व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। इसी दौरान 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने शास्त्री को मजबूत इरादों वाले राष्ट्र नेता के तौर पर पहचान दी। शास्त्री ने लाल किले से अब तक दिल का टुकड़ा कहे जाने वाले पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का ऐलान कर दिया। साथ ही उन्होंने देश को जय जवान जय किसान का भी नारा दिया। आज समय है, कोई हमें आराम का वक्त नहीं। आज एक त्याग का, बलिदान का, कुर्बानी का जो भी रास्ता हो वो हमें अख्तियार करने के लिए तैयार रहना हो। और मैं आपकी तरफ से ये कहने वाला हूँ और कहना चाहता हूँ कि कश्मीर का एक टुकड़ा भी पाकिस्तान को मिलने वाला नहीं है। आखिर जंग में पाकिस्तान हार गया और समझौते की मेज तक आने के लिए मजबूर हो गया। 10 जनवरी 1966 को शास्त्री जी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने ताशकंद में एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। लेकिन दूसरे ही दिन ताशकंद में शास्त्री जी का अचानक निधन हो गया। ये बताया गया कि उन्हें दिल का दौरा पड़ा था। शास्त्री जी ने केवल 2 बार लाल किले से भाषण दिया। लोगों की नब्ज और समस्याओं को समझने वाले शास्त्री जी अभी देश को पटरी पर ला ही रहे थे कि हमने उन्हें खो दिया। उनकी मौत का राज आज भी देश के बड़े अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में से एक है। अब स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आया। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री ने कमान संभाली। पंडित नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी के सॉफ्ट स्पोकन अंदाज के कारण उन्हें अपनी ही पार्टी के लोग गूंगी गुड़िया कहते थे। लेकिन इस छवि के पीछे छुपी उनकी लौह इच्छा शक्ति और निरंकुश महत्वाकांक्षा या अनब्राइडल्ड एम्बिशन को उस वक्त शायद किसी ने नहीं आंका होगा। सत्ता संभालते ही इंदिरा गांधी ने 14 प्राइवेट बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। सरकारी हो जाने के बाद बैंकिंग सेक्टर पर राजनीतिक दबाव पड़ने लगा। धीरे धीरे क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिला। इधर अनाज की कमी और उसकी कालाबाजारी का इंदिरा गांधी के पास कोई भी जवाब नहीं था। नेहरू की तर्ज पर इंदिरा ने व्यापारियों पर अपनी नाराजगी जाहिर की। जो हमारे उद्योगपति हैं या हमारे और धनी कारोबार चलाने वाले हैं, उनसे भी कुछ अनुरोध करना होता है। अगर वो चाहते हैं कि ये अनुशासन हो तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। उनकी जिम्मेदारी है कि बड़े बड़े मुनाफे, ऊंचे ऊंचे वेतन अगर वो बढ़ाते जाएंगे तो ये अनुशासन रखना फिर आसान नहीं रहता। अपने कार्यकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने एंटरप्राइजेस पर स्टेट कंट्रोल की नेहरू की नीतियों को अपनाया। सरकार ने होटल चलाना, स्कूटर, ट्रैक्टर, रेफ्रिजरेटर और घड़ियां बनाना भी शुरू कर दिया। यहां तक कि ब्रेड, एरेटेड ड्रिंक और फ्रूट कॉन्सेंट्रेट भी बेचना शुरू कर दिया। 1970 के बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट 11% बढ़ा दिया। 2 लाख रुपए से ज्यादा कमाई वालों पर तो 93.5% टैक्स लगाया गया। वेल्थ क्रिएशन गुनाह बन चुका था। इन सब के बावजूद इंदिरा ने बढ़ती महंगाई का ठीकरा डीलर्स पर फोड़ दिया। कभी कभी कोई किसी चीज की कमी होती है
तो उसके दाम बढ़ते हैं और वो समझा जाता है। लेकिन कभी कभी एक वस्तु पे टैक्स लगता है और दूसरी वस्तुओं जिनका जरा भी उससे संबंध नहीं है उनके दाम भी बढ़ जाते हैं। कौन बढ़ाता है, क्यों बढ़ते हैं? 1971 और 72 का दौर मुझे अच्छी तरह याद है। मैं शिमला में रहता था, जो कि आर्मी के वेस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर था। अचानक खबर मिली कि 3 दिसंबर की रात को पाकिस्तान ने इंडियन एयर बेसिस पर हवाई हमले किए हैं। तीसरी इंडो पाक जंग छिड़ चुकी थी। जंग के दौरान रात में सायरन और ब्लैकआउट मैं कभी नहीं भूल सकता। ये 2 साल इंदिरा की कूटनीति और राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे। इंदिरा ने नई कांग्रेस बनाकर चुनाव जीते और पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांटकर बांग्लादेश बना दिया। गूंगी गुड़िया कही जाने वाली इंदिरा गांधी अब आयरन लेडी बन गई थी। यह अलग बात है कि जंग के खर्चों का दबाव सरकारी खजाने पर भारी पड़ रहा था। हैरानी की बात थी कि आजादी के 27 साल बाद भी लोगों की रोजमर्रा की समस्याएं ज्यों की त्यों थी। महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। बेकाबू महंगाई और बेरोजगारी से देश में आंदोलन होने लगे। कई जगह हिंसक प्रदर्शन हुए। हालात काबू करने के लिए सेना को बुलाना पड़ा। इस बीच इंदिरा पर 1971 के चुनावों में धांधली कर जीतने के आरोप लगे। अदालतों के फैसले उनके पक्ष में नहीं आए। आखिर 26 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का ऐलान कर दिया। लाल किले से अपने भाषण में उन्होंने इमरजेंसी को कड़वी गोली समझकर जायज ठहराने की कोशिश की। हमने जब से यह आपातकाल की घोषणा की, कोई खुशी से नहीं की, जैसे मैंने आपसे कहा, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी कि हम मजबूर हो गए। कहते हैं कि हर काले बादल के पीछे रोशनी होती है, वैसे कभी कभी एक कठोर कदम भी लेना हो, जैसे बीमारी में कड़वी दवा भी पीनी पड़ती है। इमरजेंसी का वो दौर मुझे अच्छी तरह याद है। पूरी दिल्ली की बिजली काट दी गई थी। मीडिया पर सेंसरशिप लगा दी गई। सभी प्रमुख ऑपोजिशन लीडर्स जेल में डाल दिए गए। लोगों के फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। कई जगह ह्यूमन राइट्स वायलेशन भी हुए। करीब 19 महीनों तक लागू इमरजेंसी आज भी भारत के लोकतंत्र का काला दौर कहलाता है। हालांकि इंदिरा ने इमरजेंसी सस्पेंड कर चुनाव करवाए, पर उसका परिणाम नतीजों में साफ दिखा जब कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 3 साल तक देश की राजनीति में अस्थिरता का दौर रहा। इस बीच भारत ने 2 प्रधानमंत्री देखे। 1977 में मोरारजी रणछोड़जी देसाई ने शपथ ग्रहण की। आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कुछ ही समय में पार्टी की आपसी खींचतान में मोरारजी की सरकार गिर गई। इंदिरा के समर्थन से चरण सिंह ने सत्ता संभाली, लेकिन उनकी सरकार भी ज्यादा नहीं चली। आखिर 1980 में इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में लौटी। इस समय पंजाब में खालिस्तानी आंदोलन जोरों पर था। अलगाववादी जरनैल सिंह भिंडरावाले ने एक अलग सिख देश खालिस्तान की मांग की। भिंडरावाले ने हथियारों से लैस साथियों के साथ अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में घुसकर कब्जा कर लिया। इंदिरा ने इन अलगाववादियों को गोल्डन टेम्पल से बाहर खदेड़ने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत फौजी कार्रवाई के आदेश दिए। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर के कुछ हिस्सों को काफी नुकसान पहुंचा। 450 लोग मारे गए। इससे सिख बेहद नाराज हो गए। 31 अक्टूबर 1984 को देश ने आतंकवाद का घिनौना चेहरा देखा। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पर अपने ही घर एक सफदरजंग रोड में उनके सुरक्षा गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने गोलियों की बौछार कर दी। देश ने एक और प्रधानमंत्री खो दिया। देश की राजनीति में तूफान खड़ा कर देने वाली इंदिरा के बाद उनके बेटे राजीव गांधी ने कार्यभार संभाला। पेशे से पायलट,
40 वर्षीय राजीव सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनके सामने भी तूफान उमड़ रहा था। इंदिरा की हत्या के बाद दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे हुए। 3000 से ज्यादा लोग मारे गए। राजीव गांधी ने इस हिंसा पर कहा कि जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। यह बयान देकर उन्होंने अपनी मां की मौत के बाद हुई हिंसा को इशारों में जायज ठहराने की कोशिश की। लाल किले से अपने पहले भाषण में राजीव गांधी ने अपनी मां इंदिरा गांधी की उपलब्धियां गिनाई। पिछले 38 साल में हमने बहुत तरक्की करी। इंदिरा जी ने और भी जोर लगाया गरीबी हटाने में। पिछले 5 साल में उन्होंने 49% से करीब 63% तक भारत की जनता को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया। लाल किले से प्रधानमंत्रियों के भाषण को लेकर एक दिलचस्प किस्सा है जो शायद कम लोगों को पता होगा। 1986 तक प्रधानमंत्री लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ते थे, कागज पर मेन पॉइंट्स लिखकर खुद ही बोलते थे। लेकिन 1986 के भाषण में राजीव गांधी ने स्वतंत्रता दिवस को गलती से गणतंत्र दिवस कह दिया था। इसके बाद से प्रधानमंत्री लिखा हुआ भाषण पढ़ने लगे। अपने भाषणों से राजीव ने बहुत उम्मीदें जगाई। भारत को 21वीं सदी की दिशा में ले जाने की तैयारी में देश में पहली बार टेलीफोन्स, ऑटोमोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टीवी समेत तमाम तरह के टेक्निकल गुड्स और टेक्निकल जॉब्स पर जोर दिया जाने लगा। देश में फैली करप्शन पर काबू पाने के लिए भी कई कदम उठाए, जिसके चलते मीडिया ने उन्हें मिस्टर क्लीन का नाम दिया और आखिरकार मिस्टर क्लीन पर ही भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे। 1988 की स्पीच में राजीव गांधी ने यह कहकर हैरान कर दिया कि सरकार 1 रुपया भेजती है तो जनता के पास 15 पैसे पहुंचते हैं। यह बात उन्होंने अपनी सरकार और नौकरशाहों के लिए कही। लेकिन जोश में उन्होंने कुछ ऐसा भी कह दिया जिसे सुनकर सब लोग हक्के बक्के रह गए। पहली बार हमें दूसरों के दरवाजे पे बर्तन लेके पहुंचना नहीं पड़ा था। ये गौरव की बात है, ये शान की बात है और ये हम कर पाए हैं क्योंकि 40 साल से जो पंडित जी ने, इंदिरा जी ने काम किया था, उसका नतीजा आज हमारे सामने है। बोफोर्स में दलाली के इंजाम इतने गहरे थे कि लोग महंगाई समेत तमाम मुद्दों पर राजीव गांधी सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने लगे। लोगों की नाराजगी भांपकर 9 नवंबर 1989 को राजीव गांधी ने अयोध्या के विवादित ढांचे में राम मंदिर के ताले खोलने की विश्व हिंदू परिषद को इजाजत दी। लेकिन तब तक हिंदू वोट बैंक ने बीजेपी का रुख कर लिया था। राजीव गांधी ने चुनावी साल में लाल किले की प्राचीर से नेहरू और गांधी परिवार की सियासी विरासत याद दिलाते हुए आरोपों का रुख एक बार फिर पूंजीपतियों की तरफ मोड़ने की कोशिश की। नेहरू और इंदिरा की तरह वो व्यापारियों पर खूब बरसे। इंदिरा जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया सरमाएदार शक्तियों की लड़ाई में, उनका सामना करने में, उन्हें खत्म करने में। आजाद भारत में भी धन अमीरों के हाथ में से ही निकल रहा था, अमीरों के हाथ में ही जा रहा था। इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके ये बदला। उन्होंने देश का धन भारत के गरीबों के काम में लगाया, भारत की गरीबी हटाने में लगाया, भारत के गरीबों को ऊपर उठाने में लगाया। राजीव गांधी का कोई दाव, कोई अपील काम नहीं आई, कोई वादा, कोई दावा नहीं चला। चुनाव में कांग्रेस हार गई। एक जमाने में इंडियन एयरलाइंस के पायलट रहे राजीव गांधी खुद को रिलक्टेंट पॉलिटिशियन मानते थे। उन्हें एक वक्त पॉलिटिक्स से ज्यादा फास्ट कार्स और उनके अंदर छुपी इंजीनियरिंग में बेहद रुचि थी। हालांकि देश में तकनीकी क्रांति लाने में राजीव गांधी का बहुत बड़ा हाथ रहा,
पर उनके आखिरी सालों में करप्शन स्कैंडल्स ने उनकी उपलब्धियों को काफी धुंधला कर दिया। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु में संसदीय चुनावों के अगले दौर के लिए प्रचार कर रहे थे। उग्रवादी संगठन LTTE से जुड़ी एक महिला उनके करीब पहुंची और गुलदस्ते में छिपाए बम से आत्मघाती हमला कर दिया। विस्फोट इतना जबरदस्त था कि राजीव गांधी बच नहीं पाए। आजादी के 44 साल में भारत ने देश के 2 ताकतवर नेताओं की हत्या का मंजर देखा था। इन दोनों घटनाओं ने पूरे देश को सियासी सदमे में पहुंचा दिया था। लेकिन एक बार फिर भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक नए प्रधानमंत्री का उदय हुआ, जिसने भ्रष्टाचार को राष्ट्रीय राजनीति का मुद्दा बनाया। मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी VP सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट राइट का यूनाइटेड फ्रंट बनाकर बहुमत जुटा लिया और स्वतंत्र भारत के 7वें प्रधानमंत्री बने। 1990 के भाषण में VP सिंह ने मंडल आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों को लागू करने की बात कही। इसमें पहले से SC ST के अलावा एक नई श्रेणी बनाई गई, अदर बैकवर्ड क्लासेस यानी OBC। आरक्षण 49.5% हो गया। पूरे देश में युवाओं द्वारा विरोध आंदोलन छिड़ गए। इस चिंगारी से कई छात्रों ने आत्मदाह कर लिया। मंडल आयोग के खिलाफ इस आंदोलन ने सरकार को भीतर तक हिला दिया और राजनीतिक संतुलन भी बिगड़ गया। महीने भर बाद ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी ने गुजरात के सोमनाथ से राम मंदिर को लेकर अपनी ऐतिहासिक रथ यात्रा शुरू की। VP सिंह के मंडल के जवाब में यह आडवाणी का कमंडल था। बहरहाल VP सिंह की खिचड़ी सरकार ज्यादा नहीं चल पाई। कांग्रेस के समर्थन से अब चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बने। लेकिन 7 महीनों में ही कांग्रेस ने समर्थन वापस ले लिया और सरकार गिर गई। अगले प्रधानमंत्री ने जब बागडोर संभाली, देश के माली हालात बहुत खराब थे। दक्षिण भारत से आने वाले पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के सामने एक बड़ी चुनौती थी। उधर राम मंदिर आंदोलन की शुरुआती आंच ने ही बीजेपी को 120 सीटें दे दी थी। आडवाणी की रथ यात्रा के जवाब में प्रधानमंत्री राव ने 1992 में लाल किले से एक वादा करके पूरे देश को चौंका दिया। हमारी ये इच्छा है, हमारी ये नीति है कि वहाँ मंदिर बने, भव्य मंदिर बने, लेकिन मस्जिद न टूटे। ये हमारा फॉर्मूला है, ये हमारा निश्चय है और ये हमारा फैसला है। 6 दिसंबर 1992 को नरसिम्हा राव के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी। विश्व हिंदू परिषद समेत तमाम हिंदूवादी संगठनों और संत समाज ने विवादित बाबरी मस्जिद ढांचे को धराशायी कर दिया। देश भर में सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। मार्च 1993 में मुंबई में 12 सीरियल ब्लास्ट हुए। पूरा देश हिल गया। हमलों के पीछे पाकिस्तान में बैठे इंटरनेशनल मोस्ट वांटेड टेररिस्ट दाऊद इब्राहिम का हाथ था। ठीक इसी दौरान कश्मीर में पाकिस्तान ने ISI और कश्मीरी अलगाववादियों की मदद से आतंकी घुसपैठ को बढ़ावा दिया। कश्मीरी हिंदुओं और देश की सरकार के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। कश्मीरी पंडित अपना सब कुछ छोड़कर घाटी से बाहर शरणार्थी बनकर रहने को मजबूर हो गए। हमें आगे बहुत कुछ करना है कश्मीर के सिलसिले में। और जो पाकिस्तान एक तरफ प्रचार करता है कि ह्यूमन राइट्स का वहाँ वायलेशन हो रहा है, मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। अभी 2 दिन पहले वहाँ के आतंकवादियों ने एक बस को बीच में रोका और उसमें 16-17 आदमियों को उतारकर उन लोगों को गोली मार दी। इनके गोली के जो शिकार हुए, क्या उनके मानवीय अधिकार नहीं है? उनको जिंदा रहने का हक नहीं है? ये केवल इन्हीं आतंकवादियों को है। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने माना कि कश्मीर में हिंदुओं पर ज्यादतियां हो रही हैं, भले ही रोकने के लिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। आज जब कश्मीर फाइल्स चर्चा में है,
ये बताना जरूरी है कि एक वर्ग रहा है और अब भी है जो ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हिंदुओं के खिलाफ कश्मीर में हिंसा हुई। नरसिम्हा राव सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दिया। नेहरू की मिक्स्ड इकोनॉमी को बदलकर खुली बाजार व्यवस्था बनाई। लाइसेंस राज खत्म हुआ और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट खोल दिया। लेकिन राव के कार्यकाल की उपलब्धियों पर घोटालों की परत जम गई। 5,000 करोड़ रुपयों के शेयर बाजार स्कैम के साथ साथ कई और घोटालों का पर्दाफाश हुआ और राव के नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव हार गई। 1996 से 1998 तक संयुक्त मोर्चा की खिचड़ी सरकार ने देश को एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की तरफ धकेल दिया। पहले एचडी देवेगौड़ा, फिर 18 महीने बाद आईके गुजराल ने प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली। 3 साल में संयुक्त मोर्चा की 2 सरकारें गिर चुकी थी। लोकसभा भंग करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। एक बार फिर देश में मिड टर्म इलेक्शन करवाने पड़े। देश की राजनीति के पटल पर अब अटल का उदय हो गया। यह अटल बिहारी वाजपेयी का व्यक्तित्व ही था कि इस बार बीजेपी सरकार बनाने के लिए 24 पार्टियों ने अपना समर्थन दे दिया और यह वाजपेयी का ही कुशल नेतृत्व था। कितने सहयोगियों को साथ रखकर एनडीए सरकार चलाई। वाजपेयी सरकार की एंट्री भी धमाकेदार हुई। मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में हुए 5 अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट ने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। इन धमाकों को लेकर लाल किले से अपने पहले भाषण में वाजपेयी ने कुछ ऐसा कह दिया जो पहले कभी नहीं हुआ था। 25 वर्ष पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने जिस कार्य की नींव रखी थी, मैंने उस पर इमारत खड़ा करने का प्रयास किया है। वाजपेयी ने अपनी स्टेट्समैनशिप का परिचय देते हुए अपनी उपलब्धि का सेहरा विपक्ष के पीएम के सर बांध दिया। इसी भाषण में वाजपेयी ने पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया कि भारत की सरहद पाक अधिकृत कश्मीर यानी पीओके तक है। लद्दाख से लेकर निकोबार तक फैला हुआ है ये देश। गारो पर्वत से लेकर गिलगित तक इसका विस्तार है। ये एक प्राचीन देश है। इसकी सभ्यता और संस्कृति 5,000 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। पाकिस्तान को खरी खोटी सुनाने के साथ ही प्रधानमंत्री वाजपेयी ने एक बड़ी कूटनीतिक कोशिश की। 19 फरवरी 1999 को उन्होंने दिल्ली से लाहौर के बीच बस सेवा शुरू करवाई। वाजपेयी खुद बस में सवार होकर पाकिस्तान पहुंचे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ आगवानी के लिए मौजूद थे। कश्मीर विवाद और पाकिस्तान के साथ दूसरे मामलों को सुलझाने के लिए लाहौर घोषणा पत्र बना। 2 महीने बाद ही जम्मू कश्मीर के कारगिल सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने घुसपैठ कर कब्जा जमा लिया। मई से जुलाई तक चली इस जंग में भारत ने पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों के पांव उखाड़ दिए। सरकार के आखिरी दिनों में वाजपेयी समर्थक दलों के दबाव से काफी परेशानियों से घिर गए। इसके बावजूद जाते जाते वो देश को बड़ी सौगात दे गए। 2003 में चंद्रयान मिशन की शुरुआत की। दिल्ली में पहली मेट्रो परियोजना को मंजूरी दी। सड़कों और टेलीकम्युनिकेशन के जाल से भारत विकास की रफ्तार भरने लगा। मई 2004 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई। कांग्रेस लेफ्ट के सहयोग से सत्ता में आई। सोनिया गांधी ने अपने विदेशी मूल को लेकर प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर दिया। वरिष्ठ पार्टी नेताओं को दरकिनार कर सोनिया ने मंझे हुए पॉलिटिशियन की जगह एक टेक्नोक्रेट मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाया। बढ़ती महंगाई को लेकर यूपीए सरकार निशाने पर थी। मनमोहन सिंह ने नेहरू गांधी की ही तरह लाल किले से गजब इन्फ्लेशन की अजब वजह बताई। हमें ये बात समझनी होगी कि यदि
हम चाहते हैं कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़े तो उनकी पैदा की गई वस्तुओं की कीमतें कुछ ना कुछ बढ़ेंगी ही। जब समाज के दूसरे वर्गों की आमदनी बढ़ती है तो हमारे किसानों की आमदनी क्यों ना बढ़े। मनमोहन सरकार की एक चाबी गठबंधन के सहयोगियों के हाथ थी। लेफ्ट के समर्थन से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मुमकिन नहीं थे। दूसरी तरफ यूपीए सरकार को सलाह देने के लिए सोनिया गांधी ने नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाई और खुद उसकी चेयरमैन बन गई। ये पहली बार हुआ था कि प्रधानमंत्री को गवर्नेंस और नीति निर्धारण के लिए अपने पार्टी अध्यक्ष पर निर्भर रहना पड़ा। और ऐसा पहली बार हुआ जब लाल किले से किसी पीएम ने रूलिंग पार्टी के अध्यक्ष का नाम लिया। हमारी पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहा था गरीबी हटाओ। हमारी नेता श्रीमती सोनिया गांधी ने हमें नारा दिया है रोजगार बढ़ाओ। 26 नवंबर 2008 मैं उस दिन मुंबई में था। रात करीब 8:30 बजे जो खबर मिली उससे मैं हिल गया। मुंबई के 2 मशहूर होटल्स पर 10 आतंकियों ने हमले किए। 180 से ज्यादा लोग मारे गए और तकरीबन 800 लोग बुरी तरह घायल हो गए। पूरे देश और दुनिया ने इस खौफनाक मंजर को देखा। 2009 में मनमोहन सिंह दोबारा प्रधानमंत्री बने। उन्होंने लाल किले से अपने भाषण में इस घटना का जिक्र तो जरूर किया, लेकिन शहीदों को श्रद्धांजलि नहीं दी। मुंबई में पिछले नवंबर में हुए भयानक आतंकी हमले के बाद हमारी सरकार ने इसके खिलाफ कई कदम उठाए। आतंकी गतिविधियों को ख़त्म करने के लिए हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी और सुरक्षा बलों को लगातार बेहतर बनाया जा रहा है। मुझे यकीन है कि समाज के सभी तबकों के भरपूर सहयोग से हम अपने देश से आतंकवाद को ख़त्म करने में ज़रूर कामयाब होंगे। मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इकोनॉमी सबसे तेजी से बढ़ी, लेकिन आतंकी हमले, 2G स्कैम, CWG घोटाला, अगस्ता हेलीकॉप्टर घोटाला के एक के बाद एक मामलों से देश की जनता का गुस्सा भड़क उठा था। घोटालों की लंबी होती फहरिस्त के बावजूद डॉक्टर मनमोहन सिंह के पास भ्रष्टाचार का कोई इलाज नहीं था। देश की जनता ने 2014 के आम चुनाव में एक ऐसा फैसला सुनाया जिसकी गूंज बहुत दूर और बहुत देर तक बरकरार रहने वाली है। 26 मई 2014 को राष्ट्रपति भवन के भव्य समारोह में पहली बार स्वतंत्र भारत में पैदा हुए चाय वाले के बेटे नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और आजाद भारत को एक ऐसा नेता दिया जिसकी नीतियों और रणनीतियों में देश के 140 करोड़ लोगों का जिक्र हमेशा रहने वाला था। प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के 2 महीने बाद नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपना पहला भाषण दिया। अपनी स्पीच में उन्होंने एक नई मिसाल पेश की। वाजपेयी की तर्ज पर उन्होंने आजाद भारत के निर्माण में सभी भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों के योगदान को सराहा। आजादी के बाद देश आज जहां पहुंचा है उसमें इस देश के सभी प्रधानमंत्रियों का योगदान है। महात्मा गांधी की 150वीं वर्षगांठ पर पीएम मोदी ने देश को सबसे बड़ा सैनिटाइजेशन प्रोग्राम दिया। स्वच्छता अभियान को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा जुनून दिखाया जो शायद ही पहले कभी देखने को मिला था। उन्होंने खुद हाथ में झाड़ू लेकर सफाई की और इस अभियान को जन आंदोलन बना दिया। कथनी के साथ करनी पर भी विश्वास रखने वाले नरेंद्र मोदी कुर्सी संभालते ही एक्शन में आ गए। समाज के आखिरी पायदान पर खड़े उस आदमी को बल दिया जिसके पास बैंक अकाउंट तक नहीं था। उन्होंने ऐलान किया कि अब सिर्फ घोषणाएं ही नहीं होंगी, उन पर अमल भी होगा। कौन सरकार होगी जो योजना नहीं बनाती होगी? हर कोई बनाते हैं। कौन सरकार होती है जो घोषणाएं नहीं करती? हर कोई करती है। कौन सरकार होती है जो उद्घाटन के दिए न जलाती हो, फीता न काटती हो? सब कोई करते हैं।
लेकिन कसौटी इस बात पे होती है कि हम जिन बातों को करते हैं उसको पूरा करते हैं कि नहीं करते। मोदी ने विदेशों से काला धन वापस लाने के लिए एसआईटी बनाई, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं को प्रोत्साहित किया। इससे सोशल वेलफेयर स्कीम्स का पैसा सीधे जनधन खातों में जाने लगा। ये सभी सुधार सिस्टम से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए उठाए गए कदम थे। अब मोदी का फोकस वहां गया जिस पर अब तक किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, महिलाओं का उत्थान और सम्मान। एलपीजी के गैस कनेक्शन गरीब परिवारों को देने का हमने बीड़ा उठाया है। उज्ज्वला योजना के तहत मेरी गरीब मां को चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाने का अभियान बहुत तेजी से चलाया है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमने जो इनिशिएटिव लिए उसमें अभी भी मुझे समाज के सहयोग की आवश्यकता है। घर में एक महिला भी अगर शिक्षित है, शारीरिक रूप से सशक्त है, आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, एक महिला गरीब से गरीब परिवार को भी गरीबी से बाहर निकालने की ताकत रखती है। जब जब भारत में लोकतंत्र मजबूत होता है, हमारा पड़ोसी अपनी साजिशें बढ़ा देता है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार चेतावनी देते रहे। बिना नाम लिए मोदी को पाकिस्तान के बारे में उसी की भाषा में बोलना पड़ा जिसका वो हकदार था। उन्होंने वाजपेयी की विरासत को आगे बढ़ाया और 2016 के भाषण में लाल किले से साफ कर दिया कि पीओके भारत का हिस्सा है। मैं आज लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लोगों का, गिलगिट के लोगों का, पाक के कब्जे वाले कश्मीर के लोगों का मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। 18 सितंबर 2016 जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। 19 जाबाज शहीद हो गए। इस हमले के पीछे पाकिस्तान का हाथ था। ठीक 10 दिन बाद मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया। भारतीय सेना के जाबाज कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। पीओके में घुसकर भारत की स्पेशल फोर्सेस ने आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स को बर्बाद कर दिया। पंद्रह अगस्त 2017 को जब प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से देश को संबोधित किया तो उन्होंने बता दिया कि यह नया भारत है जो देश की रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ पलटवार करना भी जानता है। हमारा देश, हमारी सेनाएं, हमारे वीर पुरुष, उन्होंने जब जब मौका आया है अपना कर्तव्य दिखाया, अपना सामर्थ्य दिखाया है। बलिदान की पराकाष्ठा करने में ये हमारे वीर कभी पीछे नहीं रहे हैं। और जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई, दुनिया को हमारा लोहा मानना पड़ा। साल 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने एक और ऐतिहासिक कदम उठाया। इस बार देश के ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई। 8 नवंबर को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी टीवी पर आए और कुछ ही घंटों के नोटिस पर नोटबंदी का ऐलान कर दिया। 500 और 1000 रुपए के नोट सिर्फ कागज के टुकड़े रहे। ताज्जुब की बात यह है कि मोदी सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को भी इसकी भनक नहीं थी। 2017 में मोदी सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रणनीति बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए सिंगल टैक्स सिस्टम यानी जीएसटी लागू किया। 2018 में उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत की शुरुआत की। करीब 50 करोड़ गरीब लोगों को 5 लाख रुपए तक हेल्थ इंश्योरेंस फ्री दिया गया। 14 फरवरी 2019 को मैं देहरादून से अपनी फिल्म की शूटिंग करके निकला ही था कि पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत की खबर मिली। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आरडीएक्स वाली गाड़ी से हमला कर दिया गया। इस आत्मघाती हमले में देश के 40 जाबाज शहीद हो गए। मोदी ने पुलवामा हमले के जिम्मेदार आतंकियों को सबक सिखाने के लिए सेना को खुला हाथ दे दिया। 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में चल रहे टेरर कैंप पर
भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने एयर स्ट्राइक कर तबाही मचा दी। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले 5 साल के कार्यकाल में ही पूरी दुनिया को बता दिया था कि भारत अब राष्ट्रवाद की राह पर मजबूती से बढ़ रहा है। 2019 के चुनावों में लोगों ने मोदी के चेहरे पर फिर भरोसा जताया और बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई। नरेंद्र मोदी ने दोबारा प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। अपने दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार ने भारत के नक्शे पर एक नया इतिहास लिख दिया। संसद में जम्मू और कश्मीर को मिले स्पेशल स्टेटस वाले सेक्शन 370 को रद्द करने के प्रस्ताव को पास करवाया, जिसकी बदौलत भारत के इतिहास में पहली बार कश्मीर विधानसभा से लेकर लाल चौक तक तिरंगा लहराने लगा। जो काम पिछले 70 साल में नहीं हुआ, नई सरकार बनने के बाद 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने, राज्यसभा और लोकसभा ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के नागरिकों की आशा आकांक्षा पूरी हो, ये हम सबका दायित्व है। जहां पूर्व सरकारों ने व्यापार, उद्यम और उद्योग को धिक्कारा, मोदी ने इंडस्ट्री और एंटरप्राइज को वेल्थ क्रिएटर्स मानकर खास दर्जा दिया। हमारे देश में कुछ ऐसी गलत मान्यताओं ने घर कर लिया है, उन मान्यताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। जो देश की वेल्थ को क्रिएट करता है, जो देश के वेल्थ क्रिएशन में कंट्रीब्यूट करता है, वे सब देश की सेवा कर रहे हैं। हम वेल्थ क्रिएटर को आशंका की नजरों से न देखें, हम उनके प्रति हीन भाव से न देखें। आवश्यकता है देश में वेल्थ क्रिएट करने वालों का भी उतना ही मान, सम्मान और प्रोत्साहन होना चाहिए, उनका गौरव बढ़ना चाहिए। और वेल्थ क्रिएट नहीं होगी तो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं होगी। अगर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी तो देश के गरीब आदमी की भलाई नहीं होगी। साल 2020, इस साल को शायद ही कभी कोई भूल पाएगा। भारत समेत पूरी दुनिया कोविड की चपेट में आ गई। इस महामारी के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ फ्रंटलाइन वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए, बल्कि इस मुश्किल दौर में देश की अर्थव्यवस्था को बचाने और बढ़ाने की भी कोशिशें की। लेकिन कोरोना संकट के बीचों बीच 5 मई 2020 को लद्दाख में चीनी सेना और भारतीय सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए, चीन को भी भारी नुकसान हुआ। 2020 के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने गलवान के शहीदों को नमन किया और चीन को कड़ा संदेश दिया। भारत की संप्रभुता की रक्षा के लिए पूरा देश एकजुट से भरा हुआ है, संकल्प से प्रेरित है और सामर्थ्य पर अटूट श्रद्धा के साथ आगे बढ़ रहा है। इस संकल्प के लिए हमारे वीर जवान क्या कर सकते हैं, देश क्या कर सकता है, ये लद्दाख में दुनिया ने देख लिया। मैं आज मातृभूमि पर न्योछावर उन सभी वीर जवानों को लाल किले की प्राचीर से आदरपूर्वक नमन करता हूं। कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ऐसी महामारी 100 साल में नहीं देखी गई, पर देश ने हिम्मत नहीं हारी। जब अमेरिका, रूस और चीन जैसे देश कोरोना की दवा और टीका तलाश रहे थे, तब भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाएं दी। इतना ही नहीं, 10 महीनों में कोविड टीकों की 100 करोड़ डोजेज
देश की जनता को लगा दी गई। भारत ने देश दुनिया को मुफ्त टीके देकर कोविड काल में भी बेमिसाल कूटनीति की मिसाल कायम कर दी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीके देश में ही बनाए गए। लेकिन आज गौरव से कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हमारे देश में चल रहा है। 54 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन डोज लगा चुके हैं। कोविन जैसी ऑनलाइन व्यवस्था, डिजिटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था आज दुनिया को आकर्षित कर रही है। आजादी के बाद 15 प्रधानमंत्रियों ने भारत जैसे विशाल देश की कमान संभाली। लाल किले की प्राचीर से उनके भाषण देश के लिए उनका नजरिया और योजनाओं के खाके की झलक दिखाते हैं। गहराई से विश्लेषण के बाद उनके भाषण का लहजा, विषय और नैरेटिव को टटोलें तो ये उनके व्यक्तित्व और प्राथमिकताओं के बारे में दिलचस्प कहानी बयान करता है। जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी करिश्माई नेता जरूर थे, लेकिन उनके भाषणों से डेटा और डिटेल गायब थे। दोनों के भाषण में लोगों के प्रति तिरस्कार और झिड़कने का लहजा झलकता था और समाधान के बजाय समस्याओं पर ज्यादा जोर रहा। दोनों ने कारोबारी समुदाय को हमेशा शक की नजर से देखा। इसके उलट शास्त्री जी राष्ट्र के लिए एक मजबूत दृष्टि के साथ दयालु और दृढ़ संकल्प नेता के तौर पर सामने आए। राजीव गांधी के भाषणों ने भविष्य के लिए उनके दृष्टिकोण को सामने रखा, लेकिन उनमें भी डिटेल की कमी दिखी और अक्सर लोगों के प्रति तिरस्कार रवैया सामने आया। एक वकील और कृषिविद पीवी नरसिम्हा राव ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नए पंख दिए। उन्होंने सीमा पार आतंकवाद से कश्मीर में आम लोगों के मानवाधिकार के हनन को माना जरूर, लेकिन वो आतंकवादियों से निर्णायक रूप से नहीं निपट सके। एक विचारक और विद्वान के तौर पर देखे जाने वाले मनमोहन सिंह के भाषण लोगों को प्रेरित नहीं कर पाते थे। साथ ही उनका कंटेंट काफी ब्यूरोक्रेटिक था। सोनिया गांधी की प्रशंसा करके उन्होंने दरबारी मानसिकता का परिचय दिया, ये जानते हुए कि उस सरकार में वो किसी पद पर नहीं थी। वाजपेयी ने सभी क्षेत्रों में सुधारों को नई उड़ान दी और लोकतंत्र के संरक्षण में लोगों की भूमिका को अहमियत दी। उन्होंने और मोदी दोनों ने पूर्ववर्तियों के योगदान को शालीनता से स्वीकार किया। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण भावनात्मक और प्रेरक होते हैं। लोगों की नब्ज पहचानते हुए वो राष्ट्रीय चुनौतियों के लिए विशिष्ट लक्ष्यों के साथ नई पहल की घोषणा करने के लिए खास मंच का इस्तेमाल करते हैं। उनके भाषण डेटा से भरपूर होते हैं और वो पहले की घोषणाओं पर नियमित अपडेट देते रहते हैं। मोदी भारतीयता के राष्ट्रवाद पर गर्व महसूस करते हैं और नए भारत की कहानी सुनने के लिए आज पूरी दुनिया आतुर है। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। असंख्य भुजाओं की शक्ति है, हर तरफ देश की भक्ति है। तुम उठो, तिरंगा लहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो, भारत के भाग्य को फहरा दो। आज सारी दुनिया हमें विश्व गुरु का दर्जा देने को तैयार है, लेकिन यह सब मुमकिन नहीं होता अगर स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को आजादी नहीं दिलाई होती। तो नमन आजादी के उन सभी मतवालों को जिन्होंने हमें खुली हवा में आजाद सांस लेने का हक दिलाया। नमस्कार और जय हिंद।